हेलो स्टूडेंट्स, इससे पिछले वीडियोस में हमने जेई से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे। चैप्टर कौन सा था हमारा? केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। उसी सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। हमने 12 तक क्वेश्चंस पिछले वीडियोस में कंप्लीट कर लिए थे। आज हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं जेई के क्वेश्चंस, वो 13 नंबर से स्टार्ट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इंटर आयनिक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। आपके पास इंटरमोलिकुलर फोर्सेज लिखे हुए हैं, उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, देखो आपके पास आयन आयन है, आयन आयन हो गया। आपके पास एक आयन डाइपोल है, ठीक है, आयन डाइपोल, और एक आपके पास डाइपोल फोर्स है, डाइपोल डाइपोल फोर्स। तो आई होप आपको पता होगा, आप लोगों ने डिस्कस आपने पढ़ा भी है कि जो आयन आयन के बीच का फोर्स होता है वो कौन सा होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, इज वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स। पढ़ रखा है आयन आयन के बीच का, जैसे Na+ एंड Cl-, दैट इज द आयन। ये आपका कौन सा फोर्स हो गया? आयन आयन फोर्स हो गया। दूसरा क्या आपके पास? आयन डाइपोल, मतलब कि आपके पास एक आयन जैसे Na+ है और दूसरा क्या है? वाटर का मॉलिक्यूल्स। ये भी आपके पास डाइपोल है, क्योंकि इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसी को हम क्या कहेंगे? आयन डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहेंगे। और एक आपके पास हो गया डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन जैसे कि HCl हो गया, इसका ये एक मॉलिक्यूल हो गया, एक HCl आपका ये हो गया, ये एक मॉलिक्यूल हो गया। इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको हम क्या कहेंगे? डाइपोल डाइपोल फोर्स। क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव, तो इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव को क्या करने वाला है? अट्रैक्ट करने वाला है। और जिस फोर्स से वो अट्रैक्ट करेगा उस फोर्स को हम डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहेंगे। ठीक है, सो अब हमारे पास ऑप्शन में देखते हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा है? सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है आयन आयन। उसके बाद कौन सा रहेगा? आयन डाइपोल। और सबसे कम कौन सा रहेगा? डाइपोल डाइपोल। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, और ये कब आया हुआ है? जेईई मेन 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है द बॉन्ड ऑर्डर। आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द बॉन्ड ऑर्डर एंड द मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ Cn-। Cn- का बॉन्ड ऑर्डर बताना है और इसका कैरेक्टर भी बताना है कि इसका पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर है या फिर डाया मैग्नेटिक कैरेक्टर है। ठीक है, इसके लिए मैंने एक ट्रिक बताया था आपको कि 1 मिनट, मैंने आपको एक ट्रिक बताया था। वो ट्रिक क्या था कि 13, 14, 15, 16, 17, 18, 12, 11 एंड 10। अगर किसी के पास 14 इलेक्ट्रॉन है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। इससे नीचे जाओगे 2.5, इससे नीचे जाओगे 2.0, इससे नीचे जाओगे 1.5, इससे नीचे जाओगे 1, इससे ऊपर जाओगे 2.5, इससे ऊपर जाओगे 2.0, 11 के लिए 1.5, 1.5। तो आपके पास Cn- है, Cn-। कार्बन के कारण कितने इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं? 6। नाइट्रोजन के कारण कितने होने वाले हैं? 7, प्लस माइनस के कारण 1। 7 + 6 13 + 1 14, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 14 इलेक्ट्रॉन। और 14 इलेक्ट्रॉन से इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? इसका बॉन्ड ऑर्डर होने वाला है 3। अब बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया तो करेक्टर मैंने पढ़ाया था, अगर ओड इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है और आपके पास 16 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर उसका करेक्टर होता है पैरामैग्नेटिक करेक्टर। कैसा? पैरामैग्नेटिक करेक्टर। तो इसमें आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इवन इलेक्ट्रॉन है, और इवन इलेक्ट्रॉन होने से इसका जो करेक्टर बनने वाला है दैट इज डाया मैग्नेटिक कैरेक्टर। ठीक है, डायामैग्नेटिक कैरेक्टर। अब देख लो बॉन्ड ऑर्डर 3 और कैरेक्टर कैसा है? डायामैग्नेटिक। क्वेश्चन आंसर में देखें, ये रहा आपका आंसर। ठीक है,
3 बॉन्ड ऑर्डर है और करेक्टर कैसा है इसका, डायमैग्नेटिक करेक्टर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, इफ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए डाई ऑक्सीजन, मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है किसका, डाई ऑक्सीजन का 1.732, तो इट में भी, तो ये पूछ रहा है इनमें से ये मैग्नेटिक मोमेंट किसका है, मैग्नेटिक मोमेंट किसका, तो इसके लिए आपको n का वैल्यू निकालना पड़ेगा और n का वैल्यू निकालने के बाद आपको इसका कॉन्फ़िगरेशन करके देखना पड़ेगा। तो देखिए मैं इसका n का वैल्यू निकालता हूँ, दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला है वो आपके सामने, मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का जो फॉर्मूला है वो है √n × n+1, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू है 2.8 दे रखी है, सॉरी 1.7 दे रखी है, 1.732 एंड दिस n × n+1। अपने आप यहाँ पे आप कोई वैल्यू रख के देखो, वो वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल आनी चाहिए। मैंने सपोज करो यहाँ पे n का वैल्यू 1 रख के देखा, तो 1 का वैल्यू यहाँ पे रखा तो 1 × 1+1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, √2 आ गया। ये √ किसका स्क्वायर हो सकता है, 1.4 समथिंग, ठीक है। तो इससे कटेगा तो आपका 1.4 आंसर आएगा। अगर आप 2 रखोगे तो 2 की वैल्यू, 2 रखने से वैल्यू बढ़ जाएगी, मतलब ये जो वैल्यू आएगी वो इससे ग्रेटर आएगी। तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो आपका n का वैल्यू है वो 1 रहेगा। तो आपका n का वैल्यू यहाँ पे 1 रहेगा, तो ये n का वैल्यू है क्या, n इज दी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। n क्या है यहाँ पे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब देखना है आपको कि वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में आने वाले हैं, ठीक है। आपके पास क्या है, एक तो O2 माइनस है, देख सकते हो आपके पास एक O2 माइनस है और एक O2 प्लस है। पहले इसको सोल्व करके देख लेते हैं फिर इसकी तरफ जाएंगे, पहले हम इसी को सोल्व करके देखेंगे, ठीक है। O2 माइनस और एक O2, एक आपके पास हो गया O2 प्लस। O2 प्लस। देखो मोट के अकॉर्डिंग हम इसका जो कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, मोट के अकॉर्डिंग इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 × 16, 16 प्लस -1 के कारण एक इलेक्ट्रॉन हो गया, तो दैट इज दी 17 इलेक्ट्रॉन है। कितने, 17 इलेक्ट्रॉन। और कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते थे, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद क्या आता था आपका पाई 2px इज इक्वल्स टू पाई 2py, उसके बाद आता था सिग्मा 2pz, उसके बाद आपका आता था पाई 2px, स्टार में लोगे पाई स्टार 2py आता था, और लास्ट में आता था सिग्मा स्टार 2pz। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 17 है। तो 2 यहाँ पे भरोगे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, कितने हो गए, 2 4 6 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, 14, 2 16 और एक 17। तो इसका मतलब एक तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसी में आ गया, O2 माइनस में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, तो मतलब यहाँ पे इसमें तो n की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। n की वैल्यू इसमें क्या है, 1। तो O2 माइनस में n की वैल्यू हो गई 1, ठीक है। अब O2 प्लस में भी देख लेते हैं एक बार। O2 प्लस के लिए आपके जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हैं 15 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे मैक्सिमम, कितने, 16। यहाँ पे 8 × 16 -1 16, यहाँ पे 8 × 16 +1, सॉरी प्लस चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन्स को भगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन है, 15। तो 15 इलेक्ट्रॉन एडजस्ट करके देखो, 2 4 2 6 2 8, 2 10 2 12, 12 12 और 2 14, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन्स आएगा। आई होप आपका यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन्स आएगा, यहाँ पे आपका कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास इसमें भी क्या, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब O2 प्लस में भी क्या आपके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब n का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1। तो आई होप आपको आगे जानने की ज़रूरत भी नहीं है, मुझे यहीं पे आंसर आपका मिल गया। सो हमारा जो राइट आंसर होने वाला है दैट इज आपके पास 15 O2 माइनस ओवर O2 प्लस। ओके, तो ये हमारा 13, 14 और 15 क्वेश्चन हो गया। अब इससे जो क्वेश्चन है सिंगल मल्टीपल करेक्ट के ही क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जेई ये एडवांस के हैं, वो जेई मेंस के थे, ये जेई एडवांस के हैं। द स्पीसीज हैविंग पिरामिडल शेप, ऐसी स्पीसीज बतानी है जिसका शेप कैसा है, पिरामिडल
मिडल शेप है। और पिरामिडल शेप होने के लिए अब देखें पिरामिडल शेप किसका हो सकता है, दैट इज क्वेश्चन। पिरामिडल शेप देखते हैं, देखो आपके पास ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी, ये आपके पास ये बी एटम्स हो गए, दैट इज बी, ठीक है। इसको हम बोलते थे ट्राइगोनल प्लेनर बोलते थे, ठीक है। अगर एक लोन पेयर आ जाए इस पे, यहाँ पे अभी 3 बॉन्ड पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है, बट अगर 2 बॉन्ड पेयर हो जाए और एक लोन पेयर हो जाए तो ज्योमेट्री क्या हो जाती थी, डिस्टॉर्ट हो जाती थी, और ये ट्राइगोनल से किस में कन्वर्ट हो जाता, दैट इज पिरामिडल। ये ट्राइगोनल नहीं टेट्राहेड्रल शेप इट विल बी कन्वर्ट। जैसे मेरे पास CH4, इसमें कितने बॉन्ड है, 4 बॉन्ड है, चारों के चारों बॉन्ड पेयर है, रिपल्सन कम है, तो इसको हम क्या बोलते थे, टेट्राहेड्रल बोलते थे। बट जैसे मेरा NH3 का शेप है, इसमें ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल है, बट लोन पेयर होने से ये क्या हो गई, डिस्टॉर्ट हो गई, और ये किस में कन्वर्ट हो गई, दैट इज पिरामिडल में कन्वर्ट हो गई। किसमें, पिरामिडल में कन्वर्ट हो गई। और ऐसा होने के लिए आपके पास 3 तो बॉन्ड पेयर होने चाहिए और एक लोन पेयर होना चाहिए। तो आपको ये फाइंड आउट करना है 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। उसमें सर्च करो 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर किस में मिलने वाला है। SO3 का केस देख लो, इलेक्ट्रॉन पेयर निकाल लो इसके 1/2, सल्फर के कारण वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होंगे, मोनोवैलेंट एटम नहीं है, 6/2 तो कितने आ गए, 3, मतलब 3 बॉन्ड पेयर है, बट इसमें सारे के सारे बॉन्ड पेयर ही है, तो ये आपके लिए इज नॉट योर करेक्ट आंसर। BRF3 में देखें, BRF3 का इलेक्ट्रॉन पेयर निकाल लो, इलेक्ट्रॉन पेयर 1/2 ब्रोमीन के कारण 7 हो गए, दैट इज फ्लोरीन इज द मोनोवैलेंट 3, तो यहाँ पे 10/2 दैट इज द 5 के लिए sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगी, बट आपके पास पिरामिडल शेप के लिए जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 होगा। इस केस में भी करके देख लो, दैट इज इसमें 1/2 सिलिकॉन के कारण 4, और ऑक्सीजन इज द नॉट मोनोवैलेंट एटम, तो 6 दैट इज 6/2, हाँ 3 बॉन्ड पेयर इसमें भी, तो मेरे पास सिर्फ यही आंसर बचता है DOSF2। ये मेरा राइट चॉइस होगा। देखते हैं कैसे, OSF2, ठीक है। 1/2 इलेक्ट्रॉन पेयर निकाल लो, 1/2 ऑक्सीजन के कारण कितने होने वाले हैं, 6, सल्फर इज नॉट मोनोवैलेंट, फ्लोरीन इज 2, तो ये कितना आ गया 6 + 2, ऑक्सीजन 8/2 कितना आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है। मतलब किस में से 4 आपके पास, देखो ऑक्सीजन एक तो बॉन्ड सल्फर के साथ होगा और 2 बॉन्ड आपके फ्लोरीन के साथ होंगे, तो 3 बॉन्ड पेयर होगा इसमें, मतलब डबल बॉन्ड को आप एक सिग्मा बॉन्ड में ही काउंट करते हो, ठीक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में 3 बॉन्ड पेयर हो गया और एक इसमें लोन पेयर हो गया, जिससे ज्योमेट्री क्या हो गई, डिस्टॉर्ट हो गई, और ये शेप कैसी ले लेगा, पिरामिडल शेप ले लेगा, दैट इज ये सल्फर हो गया आपका, ये फ्लोरीन हो गया, ये फ्लोरीन हो गया, और ये आपका डबल बॉन्ड, ये सॉरी ऑक्सीजन, ये सल्फर, और यहाँ पे क्या जाएगा आपका एक लोन पेयर आ जाएगा। तो इसकी जो अरेंजमेंट होगा, जो शेप होगा, वो कैसा होगा, पिरामिडल शेप होगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आपको इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने थे, इलेक्ट्रॉन पेयर निकाल के आपको देखना था किसमें कितने बॉन्ड पेयर है, कितने लोन पेयर। आपको इस पिरामिडल शेप के लिए 3 बॉन्ड पेयर चाहिए और एक लोन पेयर चाहिए। Assuming 2s and 2p mixing is not operative, the paramagnetic species among the following, इनमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक स्पीसीज है, पैरामैग्नेटिक स्पीसीज निकालना है। पैरामैग्नेटिक स्पीसीज निकालने के लिए आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की नीड होगी। आपके पास स्पीसीज देखो कौन कौन सी है, आपके पास जो स्पीसीज है, एक तो बेरिलियम है, एक आपके पास शायद B2 है, एक आपके पास C2 है, और एक आपके पास N2 है। तो इसमें से आपको पैरामैग्नेटिक स्पीसीज निकालनी है, और पैरामैग्नेटिक स्पीसीज निकालने के लिए कितनी बार रिपीट हो चुका है, पैरामैग्नेटिक स्पीसीज निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, N का वैल्यू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में चाहिए। मतलब N यहाँ पे क्या है, आपके पास स्पीसीज के अंदर क्या होने चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। तो देखा, निकाल के देखो कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू मोट के अकॉर्डिंग, सिग्मा 1s, सिग्मा 2s, सॉरी सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद सिग्मा
अब की बार ये कह रहा है 2s एंड 2p इज नॉट ऑपरेटिव, तो यहाँ पे क्या आने वाला है आपका सिग्मा 2pz, उसके बाद आपका आएगा पाई 2px। देखो ये अगर 2s और 2p की ऑपरेटिव मिक्सिंग है तो ये पहले आ जाता है और ये बाद में आ जाता है, बट इसने कहा ना 2s एंड 2p इज मिक्सिंग इज नॉट ऑपरेटिव, तो आपका पहले कौन आने वाला है सिग्मा 2pz, उसके बाद पाई 2px और यहाँ पे क्या आएगा पाई 2py, क्योंकि दोनों का एनर्जी सेम है। उसके बाद आपका पाई स्टार 2px यहाँ इज इक्वल्स टू पाई स्टार 2py और लास्ट में सिग्मा स्टार 2pz। अब आपको इलेक्ट्रॉन भरने हैं बेरिलियम की मॉलिक्यूलर ऑर्बिट, बेरिलियम के मॉलिक्यूल्स में टोटल इलेक्ट्रॉन्स, बेरिलियम के कारण 4, बट कितने बेरिलियम है 2 के कारण कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे मैक्सिमम 8, तो 2 4 6 और 2 8, नहीं है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है दैट इज दी नॉट इज पैरामैग्नेटिक स्पीसीज। तो आप उसके बाद बोरॉन पे जाओगे, बोरॉन पे जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बोरॉन के टोटल इलेक्ट्रॉन देखने हैं। बोरॉन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे 5 + 5 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स भर के देखो 2 4 2 6 6 8 और यहाँ पे 10 हो गए, मतलब कि इसमें भी नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये स्पीसीज भी इज नॉट पैरामैग्नेटिक। आप उसके बाद किस पे जाने वाले हो C2 पे जाने वाले हो। C2 पे जाके देखो C कार्बन की वैलेंस शेल में कार्बन के टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 और कार्बन 2 हैं, तो कार्बन के 2 होने के कारण जो मॉलिक्यूल्स है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे टोटल 6 + 6 12, तो 2 यहाँ पे भरे 2 यहाँ पे भरे 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, कितने इलेक्ट्रॉन भर चुका हूं 2 4 6 2 8 2 10, फिर एक इलेक्ट्रॉन आपने इसमें भरना है। तो देखो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये रहा और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये रहा, तो इसका मतलब C2 आपका कैसा करैक्टर दिखाएगा यहाँ पे पैरामैग्नेटिक करैक्टर दिखाएगा। क्लियर, ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल था। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिंगल मल्टीपल करेक्ट का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। द आयनिक रेडियाई ऑफ N3- O2- एंड F-, ये रहा मेरा लास्ट क्वेश्चन, स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। देखो नाइट्रोजन पे N3- है, O2 पे O पे 2- है और फ्लोरीन पे माइनस। अब चेक करें इस क्वेश्चन को भी देखें, N3-, O2 2- एंड F-। आपको पता है फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा होता है, उसके बाद आपका ऑक्सीजन और नाइट्रोजन साइज ऐसे अलोंग ए पीरियड साइज क्या होता है डिक्रीज होता है, अलोंग ए पीरियड साइज डिक्रीज होता है, मतलब कि इसका साइज ऑलरेडी बड़ा है किससे ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन का साइज किससे बड़ा है फ्लोरीन से। नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करा दिए और नाइट्रोजन जब 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उसका साइज बढ़ जाएगा, अनायंस काफी भारी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो एटॉमिक रेडियस होगा, एटॉमिक रेडियस N3- का वो काफी ज्यादा होगा किसके कंपैरिजन में, O के कंपैरिजन में, और सबसे कम किसका रहेगा फ्लोरीन का रहेगा, क्योंकि फ्लोरीन तो ऑलरेडी साइज में छोटा है ना। तो यहां पे देखें आपके पास आंसर क्या रहेगा, N3 का आयनिक रेडियाई आई होप सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद आपका कौन से वाला रहेगा O2- का रहेगा, मतलब कि आपके पास जो करेक्ट आंसर है दैट इज द C, ठीक है। आयनिक रेडियाई डिक्रीज इसका सबसे ज्यादा, आफ्टर दैट ऑक्सीजन और सबसे कम फ्लोरीन। ओके, तो ये थे हमारे सिंगल करेक्ट आंसर्स। अब हम मल्टीपल करेक्ट आंसर भी करने वाले हैं, बट आप यहाँ तक स्टडी कीजिए। नेक्स्ट पार्ट में हमारा जो भी पार्ट रहेगा वो मल्टीपल करेक्ट का रहेगा, ठीक है। तो जेई मेंस के हमारे जो सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस थे, आज हमने जेई एडवांस के भी 3 क्वेश्चंस किए, तो आपको ये जितना भी ये हमारा पोर्शन है ये आपको कंप्लीट कर लेना है। तो नेक्स्ट आने वाले वीडियो में हम मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप की बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।